गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 में जो अध्यावरणी तंत्र का अध्ययन हम कर रहे थे, अध्यावरणी तंत्र के अंदर आपके मेन जो क्वेश्चन है वो 4 बनते हैं। ठीक है, जो 4 आपके टॉपिक हैं, 4 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एक तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन यानी त्वचा की ओतकी, और एक हमने पढ़ा था रोम यानी जो त्वचा के व्युत्पन्न जो है वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है रोम और एक होती है त्वक ग्रंथियाँ। तो यहाँ जो है 4 नंबर का जो मेजर क्वेश्चन आता है वो आपके 4 क्वेश्चन से, और 4 में से एक आने की पूरी संभावना 2021 में है पूरी, चूँकि अभी तक इस चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं आया है। ओके, तो यहाँ हम जो आपका सेकंड वन है वो क्या है, त्वक ग्रंथियाँ। तो त्वक ग्रंथियाँ यानी त्वचा में जो ग्रंथियाँ उपस्थित है उन्हें बोलते हैं त्वक ग्रंथियाँ। और इसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, मेलपिकी स्तर से होता है। मेलपिकी स्तर कहाँ पर है, अधिचर्म का जो भीतरी है, सबसे भीतरी स्तर है वो मेलपिकी स्तर होता है। तो सबसे पहली जो त्वक ग्रंथि है वो है श्वेत ग्रंथि, उसके बाद तेल ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, सेरुमिनस, मूलाधार, मीवोमियन और जेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, श्वेत ग्रंथियों की। इसके अलावा उसके बाद तेल, स्तन, सेरुमिनस, मूलाधार, मीवोमियन और जेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य यहाँ कुछ 13 कार्य मैंने लिखे हैं, जैसे शरीर की सुरक्षा, शरीर का ताप नियंत्रण, आकृति को बनाए रखना, खाद्य संग्रह, उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण, उत्सर्जन, गमन, कंकाल निर्माण, अवशोषण, उद्दीपन ग्रहण करना, दांतों का निर्माण, लैंगिक आकर्षण और पुनरुद्भवन। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, श्वेत ग्रंथियों से। ओके, तो हम इसको अब क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं हम। तेल ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ, सेरुमिनस, मूलाधार, मीवोमियन, जेस, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस, मेमरी ग्लैंड्स, सेरुमिनस ग्लैंड्स, पेरिनियल ग्लैंड्स और मीवोमियन एंड जेस पढ़ेंगे हम श्वेत ग्रंथियाँ। देखिए, श्वेत ग्रंथियाँ जो है पसीने का स्त्रावण करती हैं। सबसे पहले तो ये उपस्थित कहाँ होती है, जैसे हम बात करें तो ये जो आपकी अधिचर्म थी, अधिचर्म में ये सबसे भीतरी स्तर क्या है, मेलपिकी स्तर। हमने कल आपको बताया था जब रोम की संरचना हमने बताई थी, ये पुट्टिका बना दी थी, याद है, ये जड़ बना दी उसकी, किसकी, रोम की जड़। बट हम यहाँ रोम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आ जाते हैं थोड़ा साइड में। तो चर्म जो है यहीं पर गहराई में धसी हुई रहती है, श्वेत ग्रंथियाँ कुंडलित होती है और इससे एक नलिकाकार संरचना निकलती है जो अधिचर्म की सतह पर आकर खुलती है। तो कुंडलित और नलिकाकार संरचना है, ये चर्म भाग है और ये अधिचर्म भाग है। ठीक है, अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर मेलपिकी है। ये रोम पढ़ दिया था हमने कल, इसमें नहीं पढ़ा है तो जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वीडियो को, पहले वो वीडियो को देखें। ओके, तो यहाँ हम रोम की संरचना जो थी वो पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रंथियाँ। तो श्वेत ग्रंथियाँ कैसी होती है, नलिकाकार होती है, कुंडलित होती है। ठीक है, चर्म में धसी हुई होती है, नलिका के माध्यम से, नलिकाकार छिद्र के माध्यम से द्वारा सतह पर, अधिचर्म की सतह पर अधिचर्म की सतह पर नलिकाकार छिद्र के द्वारा ये क्या होती है, खुलती है। तो ये कुछ पॉइंट हमें जो याद रखने हैं श्वेत ग्रंथियों में, वो क्या है, सबसे पहला नलिकाकार है, कुंडलित है, चर्म में धसी हुई है, अधिचर्म की सतह पर। ये जो अधिचर्म है इसकी सतह पर किसके माध्यम से खुल रही है, एक नलिकाकार छिद्र की सहायता से खुल रही है। स्रावित क्या होता है इससे स्रावित होता है पसीना, पसीने का स्त्रावण करती है। क्या करती है, पसीने का स्त्रावण। पसीने में क्या क्या होता है, जल, कुछ मात्रा में यूरिया, CO2, कुछ खनिज आदि अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर? पसीने के अंदर। तो यहाँ जो एक कार्य हमने बताया है उत्सर्जन, बताया ना उत्सर्जन, वो उत्सर्जन इसी के माध्यम से त्वचा करती है।
यानी यहाँ पर श्वेत ग्रंथि भी कंफर्म होती है हमारी और साथ साथ एक कार्य भी कंफर्म होता है। ओके, क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करें इस पसीने का जो स्त्रावण होता है उसके अलावा, उत्सर्जन के अलावा क्या होता है उससे होता है शरीर का ताप नियंत्रण। ये पसीने का स्त्रावण कब होगा? जब आपको बाहर का तापमान ज़्यादा होगा आपके शरीर से, तो ऐसे समय पर आपके शरीर को ठंडा रखना जरूरी है, क्योंकि आपके जितने भी आपके एंजाइम्स हैं वो एक विशिष्ट तापमान पर ही कार्य करते हैं। अगर तापमान ज़्यादा होगा बाहर का तो आपकी जैविक क्रियाएं प्रभावित होगी। अतः आपकी जैविक क्रियाएं प्रभावित नहीं हो तो आपका जो एक सिस्टम है पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके अंदर आपका हाइपोथैलेमस है एक भाग। उस हाइपोथैलेमस भाग से क्या होता है, ताप नियमन केंद्र हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का, वो क्या करेगा, श्वेत ग्रंथियों को बोलेगा कि भैया आप पसीने का स्त्रावण करो। उससे क्या है, आपकी त्वचा ठंडी हो जाएगी। यानी आपके ताप को नियमित करने का कार्य त्वचा किसके माध्यम से कर रही है? पसीने के माध्यम से कर रही है, ताप नियंत्रण। ओके, और श्वेत ग्रंथियां हो गई। यहाँ पर श्वेत ग्रंथियों की एक चीज और पूछी जाती है कि देखो, स्त्रावण के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्त्रावण के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है होलोक्राइन, ठीक है। होलोक्राइन के बाद होती है एपोक्राइन, ठीक है, और एक कहती है एक्राइन। तो आपकी श्वेत ग्रंथि कैसी होती है? एक्राइन प्रकार की होती है। देखिए, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम जाएं तो माना ये कोशिका है किसी, ये मिटा दूं ना आपकी, ये सब समझ में आ गया आपके। अधिचर्म, चर्म में धसी हुई है, अधिचर्म पर क्या है, छिद्र के माध्यम से खुल रही है, नलिकाकार है, कुंडलित है, पसीने का स्त्रावण करती है और एक्राइन प्रकार की होती है। अब आप कहोगे साहब एक्राइन क्या चीज है ये, इसको हमको समझना जरूरी है कि नहीं है? तो देखो, एक्राइन, होलोक्राइन, एपोक्राइन तीनों समझा देता हूँ एक बार में ही, और एक बार में समझ में भी आ जाएगा। ये कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ग्रंथि बन रही है। तो अगर पूरी की मतलब स्त्राव के साथ साथ पूरी कोशिका का भी स्त्रावण हो तो होल यानी संपूर्ण, तो स्त्राव के साथ साथ कोशिका भी स्त्रावित हो जाएगी। और उसका टॉप भाग यानी शीर्ष भाग, एपिकल भाग, स्त्राव के साथ यानी उसके सिक्रिएशन के, जो सिक्रिएशन हो रहा है जो पदार्थ, उस पदार्थ के साथ साथ यदि उसका कोशिका का शीर्ष भाग भी क्या हो, स्त्रावित हो, तो वो क्या है, एपोक्राइन। और कुछ भी नहीं हो तो एक्राइन, यानी केवल स्त्राव हो, कोशिका जैसी की तैसी है। ओके, क्लियर है? तो आपकी कैसी होती है श्वेत ग्रंथियां? एक्राइन प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक्राइन प्रकार की। लेकिन गुदा, जननांगों के आसपास का क्षेत्र, आंखों की पलक, यहाँ पर जो आपकी निप्पल्स, चुचुक, यहाँ पर जो श्वेत ग्रंथियाँ होती है वो कैसी होती है? एपोक्राइन प्रकार की होती है। ध्यान रखें, नोट कर देना इस चीज को। श्वेत ग्रंथियाँ 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ आपके शरीर में हैं। कितनी लाख है बेटा? 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ हैं आपके शरीर में। कितनी हैं? 25 लाख श्वेत ग्रंथियाँ। और इनमें से अधिकांश श्वेत ग्रंथियां कैसी है? एक्राइन प्रकार की है, पर कुछ श्वेत ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की भी होती हैं। और वो कौन कौन सी होती है? जननांगों के पास, जो जननांग है उनके पास की जो ग्रंथि है, जो श्वेत ग्रंथियां हैं, गुदा द्वार के पास, आंख की पलकों के पास, ठीक है, और जो बगल वगैरह होती है इनके अंदर जो आपकी है वो कैसी है? एपोक्राइन प्रकार की श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान रखना है आपको ये चीज। और इसी के साथ आपकी श्वेत ग्रंथि होती है समाप्त। अब हम बात करेंगे किसकी? तेल ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे? तेल। ओके, अब सीवेशियस ग्लैंड्स, तेल ग्रंथि। देखिए कहाँ पाई जाती है, स्थिति बता देता हूँ सबसे पहले। ये आपकी अधिचर्म है, ये अधिचर्म का भीतरी स्तर मेलपिगिका है। ये पुटिका बन गई वलन से, क्या? रोम पुटिका। किसके वलन से बन गई है ये? मेलपिगिकाय के वलन, मेलपिगी स्तर से। किससे? मेलपिगी स्तर से। मेलपिगी जो स्तर है इसका अंतिम स्तर किसका? अधिचर्म का जो अंतिम स्तर है मेलपिगी स्तर। एक मेलपिगी काय शब्द होता है, वो नेफ्रॉन का भाग है। किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग होता है, उसको मेलपिगी काय बोलते हैं।
ठीक है, ये मेलपिकी स्तर है, अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर है। ओके, इस मेलपिकी स्तर के वलन से क्या बना, रोमपुटक, और ये जो रोमपुटक है, इसी रोमपुटक की जो भित्ति है उसके वलन से क्या बनती है, तेल ग्रंथियां बनती हैं। ये शाखित होती है, ये कूपिकामय होती है, कूपिकाकार या कोष्ठीय भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तेल का स्त्रावण करती है, सीबम जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, तेल को जो स्त्रावित होता है इससे उसको बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं, सीबम। और इस सीबम के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर होती है ट्राइग्लिसराइड, इसके अंदर होती है एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन, ठीक है। ये तीन चीजें मुख्यतः इसके अंदर पाई जाती है सीबम के अंदर। और ये सीबम किससे स्त्रावित होता है, सीवेशियस ग्लैंड से, सीवेशियस यानी तेल ग्रंथि से। ओके, सीबम हो गया आपका। अच्छा, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है आपके ये, ठीक है, तो देखो अधिकांशतः तो आपके शरीर में पूरे के अंदर तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है, पर जो निप्पल होते हैं, निप्पल मतलब चुचुक, स्तन ग्रंथियों का जो गुंडी होती है स्तनों पर, उसे बोलते हैं निप्पल्स। इसके अलावा शिष्टमुंड, शिष्ट का जो अग्र भाग है, जो फूला हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं शिष्टमुंड। ओके, होठ, यहाँ पर तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बाल नहीं पाए जाते। नॉर्मली क्या है, रोमपुटक की भित्ति से बनी है ना ये तेल ग्रंथि, तो जहाँ जहाँ रोम होंगे वहाँ वहाँ तेल ग्रंथि होगी। काम क्या है इसका, रोम कांड जो है उसको चिकना बनाना, ठीक है ना। लेकिन जहाँ रोम है वहाँ तेल ग्रंथि है, लेकिन ऐसे स्थान भी है जहाँ रोम तो नहीं है परंतु तेल ग्रंथि है। कहने का तात्पर्य यह है, जितने भी रोम वाले भाग है आपके, जहाँ जहाँ रोम है वहाँ वहाँ तेल ग्रंथि है आपकी, परंतु शिष्टमुंड पर, होठ पर और निप्पल्स पर रोम नहीं पाए जाते, फिर भी तेल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ओके, क्लियर है। कहाँ कहाँ पर रोम तो नहीं है पर तेल ग्रंथि जरूर उपस्थित है, नाम याद रखने हैं आपको। इसके अलावा ये कैसी होती है स्त्रावण के आधार पर, होलोक्राइन। कैसी होती है, होलोक्राइन। मैंने बताया ना होलोक्राइन का मतलब क्या होता है, होलोक्राइन का मतलब है स्त्राव के साथ साथ कोशिका भी स्त्रावित हो जाए, यानी ग्रंथि में जो कोशिकाएं हैं वो अपने स्त्राव के साथ साथ स्त्रावित होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं होलोक्राइन। क्या बोलते हैं, होलोक्राइन। एग्जाम्पल भी याद रखने हैं आपको। होलोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है, तेल ग्रंथियां। इससे पहले पढ़ा आपने एक्राइन। एक्राइन का एग्जाम्पल क्या है आपकी, श्वेत ग्रंथियां। लेकिन एपोक्राइन प्रकार की भी श्वेत ग्रंथि होती है, वो कहाँ कहाँ होती है वो मैंने आपको बता दिया है। हटा दें इसको, आप समझ में आ गया। तेल ग्रंथियों के बाद हम आ जाते हैं बेटा, श्वेत हो गई, तेल हो गई, अब आ जाते हैं स्तन ग्रंथियों पर। मेमरी ग्लैंड्स कौन सी है, स्तन ग्रंथियां। देखिए भैया, जो आपका जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में क्या है, यानी जो फीमेल कैंडिडेट है उसके अंदर क्या है, जो वक्ष स्थल होता है, वक्ष स्थल में क्या है, एक स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। विशेष तौर पर इन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्रावण होता है, जो नवजात शिशु के लिए आहार होता है, यानी नवजात शिशु को पोषण उपलब्ध करवाया जाता है उस दुग्ध के माध्यम से, और वो दुग्ध बनाया जाता है स्तन ग्रंथियों में। ये स्तन ग्रंथियां कैसी होती है, कूपिकाकार होती हैं, कूपिकाकार होती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है, वक्ष स्थल पर उपस्थित होती है। ठीक है, महिलाओं में पाई जाती है। पुरुषों में वक्ष तो है, पुरुषों में वक्ष तो है परंतु स्तन ग्रंथियां नहीं है। ओके, तो इसके अलावा क्या है, इसके अंदर देखने वाली चीज वो क्या है, दुग्ध का स्त्रावण करती है। और ये जो दुग्ध है ये संपूर्ण आहार है,
ये दुग्ध क्या है? ये संपूर्ण आहार है, इसमें प्रतिरक्षी भी है, इसमें संपूर्ण पोषक तत्व उपस्थित है, जो जो आपको आहार में आवश्यक जो घटक होते हैं वो सारे उपस्थित है इसके अंदर। लेकिन ये नवजात शिशु के लिए उपस्थित होते हैं। किसके लिए? नवजात शिशु के लिए। नवजात शिशु के अंदर पोषण नहीं कर सकता, स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता, आता है माता द्वारा स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण किया जाता है। तो ये दुग्ध का निर्माण, दुग्ध का संश्लेषण, ये सब कंट्रोल होता है किसके माध्यम से? मस्तिष्क के माध्यम से। आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? वो सिक्रिएशन होगा वहाँ से, और वो हार्मोन्स दुग्ध स्त्रावण या दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये हार्मोन्स क्या करते हैं आपके? और स्तन ग्रंथियों की वृद्धि भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन से कंट्रोल होती है। ये हम पढ़ेंगे रासायनिक समन्वय वाला जो चैप्टर है, वहाँ आपको बताएंगे कि कौन कौन से हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं। मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, और प्रोलैक्टिन है, और ऑक्सीटोसिन है। ओके, क्लियर है? स्तन ग्रंथियाँ हो चुकी है आपकी। अब हम आते हैं स्तन ग्रंथियों के बाद सेरुमिनस। कौन सी ग्रंथि है आपकी? सेरुमिनस। देखिए ये एक्चुअली क्या है? सेरुमिनस जो ग्रंथि है वो श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। श्वेत मतलब जो पसीने वाली ग्रंथि है ना अपनी, उसका रूपांतरण है। और स्तन ग्रंथि रूपांतरण होती है तेल ग्रंथियों का। एक चीज और आप नोट करना, उसमें स्तन ग्रंथि पढ़े ना पढ़ने, वो होती है तेल ग्रंथियों का रूपांतरण, और ये श्वेत ग्रंथियों का रूपांतरण है। किसका है? श्वेत ग्रंथियों के रूपांतरण से ये बनती है। कहाँ पाई जाती है? बाह्य कर्ण गुहा में। कहाँ पर? बाह्य कर्ण गुहा में उपस्थित होती है। इससे जो स्रावित जो पदार्थ है वो सेरुमन, ईयरबैक्स भी इसको हम कहते हैं, कर्णमोम का स्त्रावण होता है। और ये जो कर्णपटे होता है आपका, कर्णपटे मतलब कान का पर्दा जो है उसकी सुरक्षा करता है। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथियों को रूपांतरण में बाह्य कर्ण गुहा में पाई जाती है। सेरुमन का स्त्रावण होता है जिसे ईयरबैक्स या कर्णमोम कहते हैं, और कर्णपटे की सुरक्षा करता है। ओके, ये आपकी सेरुमिनस ग्रंथियां भी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा इन चीज़ों को नोट करें आप, एक नोटबुक हमेशा साथ में लेकर बैठा करें। ओके, ठीक है ना? ये सारे आपके चेक होंगे बाद में। अब आ जाते हैं सेरुमिनस के बाद हम आ जाते हैं पेरिनियल ग्रंथि में। किसमें? वक्षण। वक्षण बोल दो, मूलाधार बोल दो, या बोल दो इंग्लिश में पेरिनियल। ठीक है भाई, ये जो पेरिनियल ग्रंथि है, इस पेरिनियल ग्रंथि की ऊपर का पहले नंबर 1 तो उत्पन्न किससे होती है? वही तेल ग्रंथियों से। किससे? तेल ग्रंथियों से। तेल ग्रंथियों से। और कौन? स्तन ग्रंथियां भी तेल ग्रंथियों से रूपांतरित है। तेल का मतलब सिबेशियस। और वक्षण भी किससे है? तेल से है। मतलब एकमात्र ग्रंथि आपकी सेरुमिनस है जो श्वेत ग्रंथियों को रूपांतरण है, और जो बची कुछ चीज सब तेल ग्रंथियों को रूपांतरण, याद रखना है आपको। ठीक है ना? तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है कौन? वक्षण। अच्छा, ये पाई कहाँ जाती है? जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार, और जो जनन मूत्र छिद्र है उसके बीच में जो वक्षण स्थल है वहाँ ये पाई जाती है। एक्चुअली हमारे अंदर तो क्या है, अब यह है लगभग अवशेषी अंग है। वैसे ये क्या है? सेंट ग्लैंड्स भी इनको कहते हैं, यानी गंध ग्रंथियाँ। चूँकि इससे एक विशेष प्रकार की गंध की स्त्रावण होता है। वह गंध मुख्यतया लैंगिक आकर्षण में सहायक होता है, और लैंगिक आकर्षण के अलावा आपके मासिक चक्र को पहचानना, ये एक विशेष गंध आपके अंदर नर और मादा की जो होती है उसके लिए वो है, यानी लैंगिक आकर्षण से संबंधित है वो पेरिनियल ग्लैंड्स। आपने कई बार देखा होगा कई जानवरों को, मेल फीमेल को इस तरह
एक्टिंग करते हुए, पेरिनियल ग्लैंड्स को सूंघते हुए, तो वो मुख्यतः क्या स्मेल करते हैं, एक विशेष प्रकार की गंध जो होती है स्त्रावित किससे, पेरिनियल ग्रंथि से। तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है गुदा द्वार और जनन मूत्र छिद्र के मध्य में ये पाई जाती है। ओके, आगे आ जाइए। 2 ग्रंथियां और बची आपकी, अब कौन कौन सी, एक तो बची मीबोमियन, एक तो बची मीबोमियन और एक बची जैस, यही है ना। तो देखो जैस और मीबोमियन दोनों ही कहां पाई जाती है, बरोनी, बरोनियों की पलक की जो पुटिकाएं हैं में उपस्थित होती है। अब आप कहोगे कि ये बरोनिया क्या है साहब, तो बरोनिया ये नहीं, देखो आपकी बात पलकों पे नहीं, बरोनिया इनकी जो लास्ट की जो जैसे रोम पुटक था, ऐसे जो बरोनियों की जो पुटिकाएं हैं उनमें उपस्थित है मीबोमियन और जेस, दोनों ही तेल ग्रंथियों का रूपांतरण है। तेल ग्रंथियों से तात्पर्य क्या है, सीवेशियस ग्लैंड्स। ओके, कार्य दोनों के थोड़े थोड़े अलग अलग है। ये जो मीबोमियन है वो कोर्निया की सुरक्षा करती है, किसकी, जो कोर्निया है उस पर एक सुरक्षा परत का निर्माण करती है, यानी कोर्निया की सुरक्षा, चिकना बनाए रखती है, उसको चिकने तेलीय पदार्थ का स्रावण करती है। और जो कोर्निया है ना, बाहर की जो परत आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक परत का निर्माण करती है, सुरक्षा परत का निर्माण करती है, उसको चिकना बनाए रखती है, जिससे कि क्या है, आपकी कोर्निया क्या है, सुरक्षित रहे। जेस ग्रंथि जो है ये क्या करती है, ये जो बरोनिया है आपकी, इन बरोनियों को चिकना बनाए रखती है, किसको, बरोनियों को। बरोनी मतलब ये पलक पर जो रोम है ना, इनको बरोनी बोलते हैं। बरोनियों को चिकना बनाए रखती है। ओके, ये दोनों क्लियर होती है आपकी। इसी के साथ जो त्वक ग्रंथियां हैं वो होती है हमारी समाप्त। अब हम इस पाठ का जो अंतिम बिंदु है वो पढ़ लेते हैं, और जो अंतिम बिंदु इस पाठ का है, अंतिम टॉपिक इस पाठ का है, वो है आपकी त्वचा के कार्य। यहाँ कुछ 13 कार्य हमने लिखे हैं, एक एक करके हम सभी कार्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहले शरीर की सुरक्षा। आपके शरीर में सबसे बाहर क्या दिखाई देता है आपको, त्वचा। तो यानी ये एक परत है, और ये परत क्या करती है, आपके शरीर को सुरक्षित रखती है। ये आपके मस्तिष्क को, ये आपकी मांसपेशियों को, अंदर के जितने भी ऊतक है, सब पर एक सुरक्षा परत की तरह कार्य कर रही है। तो सुरक्षा का कार्य है। नंबर 2 है शरीर का ताप नियंत्रण। जैसे मैंने बताया था आपको, जब हम श्वेत ग्रंथियां पढ़ रहे थे, तो एक हाइपोथैलेमस एक भाग होता है मस्तिष्क में, वो क्या करता है भाई, यह भाग आपके अंदर ताप नियमन को नियमित करता है। कैसे करता है, जब तापमान ज्यादा होता है बाहर का तो पसीने का स्त्रावण, और जब तापमान कम होता है यानी सर्दी के समय तो रोंगटे खड़े होना। दोनों ही टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। आकृति, अच्छा, ताप नियमन से आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हम क्या है, समतापी है। एक होते विषमतापी, यानी हम समतापी है कौन कौन, पक्षी और स्तनधारी। जो आपके स्टार्टिंग में कौन है, पिशीच, पिशीच मतलब मत्स्य वर्ग। उसके बाद आ जाते हैं आपके एम्फीबिया, उभयचारी, और जैसे मेंढक वगैरह, और उसके बाद सरीसृप, रेप्टिलिया। ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही विषमतापी है, यानी इनके सभी सदस्य विषमतापी है। जैसे शरीर बाहर का तापमान ज़्यादा है तो इनके शरीर का तापमान भी ज़्यादा होगा, बाहर का तापमान कम है तो इनके शरीर का तापमान भी कम होगा। परंतु पक्षी और हम, यानी एवीज और मेमेलिया, यानी पक्षी और स्तनधारी, ये क्या होते हैं, समतापी होते हैं। जैसे मेरा यानी मनुष्य का जो तापमान है वो रहेगा 37 डिग्री से। अभी कोरोना टाइम भी चल रहा है, तो क्या है वो, एक आपने देखा होगा कि एपरेटस टेम्परेचर जो क्या करता है, कैलकुलेट करता है, मापन करता है। व्यक्ति के डायरेक्ट उस पर लगाते, कहाँ पर, ये माथे पर आपके लगाया और सिर पर, फिर देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है उस व्यक्ति का। तो हम देखते हैं कि 37 से ऊपर है तो रेड सिम्बल आ जाएगा, इसका अंदर उसको बुखार है। और अगर 35 या 36 या 37 है तो वो व्यक्ति नॉर्मल है। ओके, जैसे जो आपने देखा होगा, जैसे मर गया कोई व्यक्ति, मृत व्यक्तियों का तापमान ठंडा पड़ जाता है, व्यक्ति बॉडी क्या है उसकी ठंडी पड़ जाएगी, इसका मतलब उसमें ताप नियमन की क्षमता नहीं है।
तो ताप नियमन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नियत तापी है, हम समतापी है, 37 डिग्री ही रहना चाहिए। इसके लिए उसको अगर ज़्यादा होता है तो पसीना आएगा, कम होता है तो रोंगटे खड़े होंगे। आकृति, मेरा हाथ ऐसा क्यों है? क्योंकि त्वचा ने उसको आवृत कर दिया, यानी शरीर के आकार को नियमित करने में भी भूमिका निभाती है। खाद्य संग्रह, इसके नीचे वसा का संचय होता है। मैंने बताया था आपको हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन में, त्वचा की ओतकी में भी बताया था मैंने, चर्म के नीचे वसा का जो स्तर था। उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण, बिल्कुल, इसके द्वारा विटामिन का स्त्रावण होता है, इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल का स्त्रावण भी होता है पसीने के रूप में, तेल ग्रंथियों के माध्यम से। किसका? तेल ग्रंथियों के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल का स्त्रावण होता है, और जो चिकना बनाए रखती है ट्राइग्लिसराइड होती है। और इसके तेल ग्रंथियों को रूपांतरण सेरुमिनस है, उसके माध्यम से कर्णमोम ईयरवैक्स का स्त्रावण होता है जो कर्णपटे की सुरक्षा करता है। और मैंने एक चीज़ और बताना आपको रह गया था, वो था आपका तेल ग्रंथियाँ विटामिन डी का संश्लेषण भी करती है ना। तो त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? तेल ग्रंथियों में। तो विटामिन डी एक आवश्यक पदार्थ है, इसलिए उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण ये करती है। उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पसीने में जो आपके यूरिया है, CO2 वगैरह है, अपशिष्ट पदार्थ है, खनिज है, उनका ये उत्सर्जन करती है। गमन, हाथ अग्रपाद और पश्चपाद दोनों का आकार नियमित कर रही है, तो इजीली क्या करती है? लचीली होती है, तो गमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंकाल का निर्माण, इसके माध्यम से आपकी केरेटिनाइजेशन, बाह्य कंकाल बनते हैं, जैसे आपके नाखून वगैरह है, बाल वगैरह है, तो बाह्य कंकाल कहते हैं उसको। इसके अलावा हमारे अंदर क्या है, जो कलाजात अस्थियाँ होती हैं, उन कलाजात अस्थियों का निर्माण चर्म से होता है। ध्यान रखना, कलाजात अस्थियों का निर्माण, कौन सी अस्थियाँ? कलाजात अस्थियाँ जो हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? चर्म से होता है। और दांत का, मैंने एक दांतों का निर्माण और दिखा है यहाँ पर, है ना, दांत का निर्माण भी चर्म से होता है, यानी कलाजात अस्थि भी चर्म से बनती है और दांत भी चर्म से ही बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। दांत भी चर्म से बनते हैं और कलाजात अस्थियाँ भी चर्म से बनती है। और चर्म किसका भाग है? त्वचा का भाग है, इसलिए त्वचा का कार्य क्या हो गया? कंकाल निर्माण और दांतों का निर्माण भी होता है। अवशोषण, आपकी जो विशेष प्रकार की, जब कई बार आपने देखा होगा तेल की मालिश वगैरह हम करते हैं, तो त्वचा क्या है? तेल वगैरह का अवशोषण भी कर सकती है। कई बार जैसे जो चोट वगैरह लग जाती है, तो आप बहुत सारी जो पेन रिलीफ जो क्रीम्स हैं, जेल वगैरह लगाते हैं, तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, मसल्स के पेन को आपको उसमें रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि त्वचा अवशोषण की क्षमता रखती है, अवशोषण कर सकती है पदार्थों का। उद्दीपन ग्रहण करना, जैसे रोम होते हैं ना आपके, जैसे आदि चर्म है, ये चर्म है, और चर्म से पुटिका बन गई, पुटिका से रोम निकल गया, तो ये यहाँ पर क्या है? इस रोम के चारों तरफ इस तरह से तंत्रिका तंतु लिपटी रहती है, इसको बोलते हैं रूट हेयर प्लेक्सस। रूट हेयर प्लेक्सस, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर तंत्रिकाएं हैं। जैसे ही आप के रोम को कोई छुएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि आपके स्किन को स्पर्श किया जाए, अगर रोम को भी स्पर्श किया जाए ना, तो आप संवेदना ग्रहण कर सकते हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से। यहाँ जो तंत्रिकाएं हैं जो रोम के ऊपर लिपटी हुई है, और अधिचर्म पर तो तंत्रिका है ही है। ओके, उसके बाद आ जाता है लैंगिक आकर्षण। देखिए महिलाओं की त्वचा किस प्रकार की रहती है और पुरुषों की त्वचा किस प्रकार की रहती है, तो कहीं ना कहीं वो लैंगिक आकर्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुनरुद्भवन, घाव वगैरह भरने में भी त्वचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चोट लग जाए तो इसकी जो आपकी मेल पिगी स्तर है, उसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, इसलिए आपकी जो घाव है वो आपका भर जाता है, पुनरुद्भवन। और इसी के साथ ये चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है, अध्ययवर्णी तंत्र। अगली क्लास में हम आएंगे आपके पास एक नए चैप्टर के साथ। अगर इस चैप्टर में आपको कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी बच्चों के पास है, और आप मुझे व्यक्तिगत रूप से यदि कोई समस्या है तो बता सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगला जो रविवार आ रहा है उसमें आपका जो पेपर होगा उसमें ज़्यादातर प्रश्न इसी चैप्टर से होंगे। अतः प्रिपेयर रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।